इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और अगले 2 दिन नीतीश कुमार दिल्ली में ही रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिसमें माना यह जा रहा है कि नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, नीतीश कुमार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। संजय झा मोदी सरकार में मंत्री बनने के दावेदार थे, लेकिन जेडीयू कोटे से ललन सिंह को मंत्री बनाया गया। सवर्ण जाति से 2 मंत्री नहीं बनाए जा सकते थे। ऐसे में अब संजय झा को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा इस खबर पर जुड़ गए हैं। नीतीश, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जेडीयू की, क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्या चर्चाएं गर्म हैं? देखिए, ये बैठक कल होनी है 11 बजे से, और उसके ठीक पहले 10 बजे से जो पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनकी भी बैठक होनी। राष्ट्रीय पदाधिकारी की जो बैठक होगी उसमें एजेंडे पर बातचीत की जाएगी, किस एजेंडे पर मुहर लगनी है उसमें वो एजेंडा उसमें तय किया जाएगा, और फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उस पर मुहर लगेगी। अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार संजय झा को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दी जा सकती है। जैसा कि आप कह रही थी, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि संजय झा चूँकि बिहार में बीजेपी और कहें कि केंद्र में जेडीयू और जो सरकार है बीजेपी की, उसके बीच एक अहम कड़ी निभाते रहे हैं और केंद्र में मंत्री नहीं बन सके। चूंकि बिहार का जो जातीय समीकरण था उसको ध्यान में रखा गया। ललन सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, सवर्ण जाति से आते हैं, संजय झा ब्राह्मण से हैं, तो सवर्ण से ही 2 मंत्री नहीं बन सकते थे, तो ऐसे में उनको मंत्री पद नहीं मिला। लेकिन राज्यसभा में थे, पार्टी ने उनको नेता राज्यसभा में बनाया है और एक बड़ी जिम्मेदारी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर दी जा रही है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार की उम्र बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य को देखते हुए जो पार्टी की हर दिन से जुड़ी गतिविधियां होती हैं उसमें नीतीश कुमार को थोड़ा आसान होगा पार्टी के लिए काम करना। संजय झा वहां पर उनके मददगार के तौर पर एक साबित होंगे। इसके अलावा संजय झा चूंकि बीजेपी से पहले जुड़े रहे, अरुण जेटली, राजीव प्रताप रूडी, ये वो चेहरे हैं जिनके साथ काफी करीबी रिश्ता रहा है, बीजेपी से जुड़े रहे थे। बाद में नीतीश कुमार ने बीजेपी की सहमति से उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया था। तो केंद्र में चूंकि अब एनडीए की सरकार में खुद जेडीयू शामिल है, तो ऐसे में केंद्र और जेडीयू का जो रिश्ता है उसको बेहतर बनाए रखने में संजय झा की भूमिका भी काफ़ी अहम होगी। और माना जाता है कि बिहार में महागठबंधन की जो सरकार थी उसको तोड़ने में, या कहें कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से अलग कर एनडीए में लाने में भी संजय झा की बड़ी भूमिका थी। तो जेडीयू में संजय झा एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, और ख़ासतौर से पार्टी के लिए कहें कि बिहार में जो राजनीति है या केंद्र राज्य का जो संबंध है उसको देखते हुए कहें तो काफ़ी अहम है। तो माना जा रहा है कि इन सब बातों की ही चर्चा जो है वो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक होगी और इससे संबंधित ही फैसले लिए जाएंगे। नहीं, एक चर्चा हमेशा नीतीश जी जब भी दिल्ली आते हैं तो ये होने लग जाती है कि क्या कोई प्रेशर पॉलिटिक्स, क्या कोई नई बात वो लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, या कोई मांग पटल पर रख देंगे कि भाई हमें बिहार के लिए ये चाहिए, या कोई स्पेशल स्टेटस चाहिए, या कोई पैकेज चाहिए। क्या किसी तरीके का कोई प्रेशर पॉलिटिक्स उनके दिल्ली आने को लेकर? जी हाँ, इस बात की भी चर्चा है, और सूत्रों से ये जानकारी भी मिल रही है कि जो बैठक होगी उसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव पर भी बातचीत होगी। क्योंकि जैसे ही सरकार बनी केंद्र में एनडीए की, आपने देखा होगा कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो है पार्टी के अंदर से आवाज़ें भी आई और कई लोगों ने इसकी आवश्यकता जताई। और खुद जो एनडीए की बैठक थी दिल्ली में, आपको याद होगा नीतीश कुमार जब उसको संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इशारे में हंसते हुए कहा था कि अब तो जो बिहार से संबंधित चीज़ें हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। तो ये इशारा जो था वो विशेष राज्य के दर्जे का ही था कि अब पूरी उम्मीद है कि चूंकि आंकड़े जिस तरह के आए हैं, जेडीयू पर निर्भरता है, जेडीयू के बिना सरकार नहीं हो सकती, तो ऐसी स्थिति में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो उनकी पुरानी मांग है नीतीश कुमार की, लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार को उम्मीद है कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग पूरी हो सकती है। तो संभव है कि इस तरह के कुछ संकेत केंद्र की तरफ से मिलने के बाद बिल्कुल लाइव तस्वीरें भी नीतीश आ गई हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और उनका ये काफिला हम देख रहे हैं।
जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और अगले 2 दिन चूंकि नीतीश कुमार दिल्ली में ही रहने वाले हैं तो अपनी पार्टी से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण फैसले तो लेने ही हैं, जिसमें से एक खबर जो हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा दे रहे हैं कि संजय झा को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनका कद विद इन द पार्टी बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स की बात हो रही है हर्षवर्धन जी, ये जो चर्चा चल रही है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, हर सिक्के का 2 पहलू होता है, एक हाथ आप दोगे तो दूसरे हाथ आप लोगे भी। वहीं दूसरा पहलू ये भी है कि जेडीयू के बिना अगर एनडीए सरकार नहीं हो सकती, तो ऐसा भी नहीं है कि अगर जेडीयू चला जाए तो विपक्ष की सरकार बन जाएगी। नहीं, पहली बात तो ये कि ऐसी कोई संभावना फिलहाल दूर दूर तक नहीं है और विशेष राज्य का दर्जा तो कतई नहीं मिलने वाला है, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे की बाकायदा जो प्लानिंग कमीशन फिर नीति आयोग, उसने बाकायदा उसकी शर्तें तय की हुई हैं और उसमें बिहार शामिल नहीं होता है। बिहार किसी भी स्थिति में वो जो स्पेशल स्टेटस है उसमें शामिल नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि नीतीश कुमार जी के 12 सांसद हैं, उन 12 सांसदों के होने से 272 के मार्क से ऊपर जाने में, मेजॉरिटी से और थोड़ा अच्छे से रहने में उसमें आसानी है, लेकिन उनके 12 सांसद नहीं होंगे, सरकार गिर जाएगी, ये बिल्कुल लगभग असंभव है, क्योंकि जब तक चंद्रबाबू नायडू हैं तब तक ऐसा कुछ होने वाला नहीं। और इन सब से इतर जिस तरह से संसद के केंद्रीय कक्ष में जो बैठक हुई थी एनडीए की, उसमें जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बोले हैं, उसके बाद नहीं लगता कि तुरंत ऐसा कुछ होने जा रहा है। राजनीति में भले हम कहें और कितना भी नीतीश कुमार के ऊपर आए कि एकदम पलट जाते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी वजह दिखती नहीं। वो आए हैं, एक तो उनकी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, दूसरा मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, उसको लेकर योजनाएं हैं, फिर जिस तरह की चीजें चलती रहती हैं उसमें भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में जो बिहार का संतुलन है, उसके बीच में इस तरह की जो बयानबाजी होती है, उस सब पर भी बात करना होता है। तो एक तरह से कहें कि जो सवाल, जो अफवाहें तैर रही होती हैं, उसको दुरुस्त करने की कोशिश जरूर होगी। बाकी वो अपनी कार्यकारिणी के लिए आए हैं, अपनी पार्टी को भी संभाल कर, साध कर रखना, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स की बात है रागी जी, कहीं कोई प्रेशर क्या नीतीश सरकार पर डाल पाने में केपेबल हैं या डालना आवश्यक है इस वक्त? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि वो डालना चाहेंगे भी अभी। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी विशेष राज्य का दर्जा देने की स्थिति में आज के दिन में नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो फिर चंद्रबाबू नायडू के तरफ से भी दबाव बन जाता है। यानी कि आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा देने की जो मांग पहले से थी और स्पेशल पैकेज देने की बात वो जो कर रहे थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि इस काम के लिए मैं बीच में आपको रोक रही हूं क्योंकि इस वक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक महत्वपूर्ण बयान दे रहे हैं, नीट को लेकर यह बयान है, जरा सुन लेते हैं। देखिए, सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। जब कल परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया, ये सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत है, जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं। अगर आज प्रतिपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करते हुए, जिसको दोनों सदनों के अध्यक्ष ने उनको यही परंपरा की याद दिलाई कि राष्ट्रपति अभिभाषण के उपरांत जो धन्यवाद प्रस्ताव होती है, उस समय में कोई अर्जनमेंट मोशन वगैरह, स्थगन आदेश वगैरह का कोई उसका परंपरा इस हाउस में नहीं है। जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो, आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है, रखो। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं, आज भी सदन में रखना चाहते हैं। आज तो जब मैं लोकसभा में था, जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे, स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो, हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है? मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं
कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है। सीबीआई की घास गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। जो परीक्षाओं की विसंगति आई है, जल्द ही उन लोगों की उस सारे परीक्षा की डेट भी एनटीए घोषित कर देगा। हम कोई भी कुछ विषय न्यायालय की संज्ञान में है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार विद्यार्थियों को, अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम आपके प्रति पूरा दायित्ववान हैं, हम संवेदनशीलता के साथ सारा विषय को देख रहे हैं। मैं प्रतिपक्ष को भी निवेदन करता हूं, आप राजनीति से बाहर आके आप चर्चा में आइए। आप जब 1 और 2 को सोमवार मंगलवार को और राज्यसभा में बुधवार तक चर्चा होगी, आप चर्चा में पार्टिसिपेट करिए। आपकी मन में जो कहना है सब कहिए। हम अपने पक्ष को स्पष्टता साथ रखेंगे। सरकार सारा विषय को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा तैयार है। लेकिन विपक्ष सर भी कह रहा है कि लीपापोती करने में लगी है सरकार। नहीं, हम तो जब राष्ट्रपति महोदया जी ने सरकार की मुख्य के नाते अपने भाषणों में विषय को उल्लेख किया है, तो लिपापोती किस चीज की है? सीबीआई सारे लोगों को पकड़ना शुरू किया है। हम किसी को भी उसमें से छोड़ने वाले नहीं है। एनटीए की जो दायित्व में थे उनको निवृत्त करके और एक उच्च अधिकारियों को काम दिया गया है। ये सारे सरकार की प्रतिबद्धता की प्रमाण है। हम कोई लिपापोती की कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे। सारा विषय में हर एक अंतराल में आपके सामने विषय को रख ही रहा हूं और हम देश को आश्वस्त करते हैं। आपको लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति कर रहा है, नीट को लेकर राजनीति कर रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, विपक्ष को फिर मैं निवेदन करूंगा, मैं कोई राजनीतिक भाषा कहना नहीं चाहता हूं। देश की विद्यार्थियों की हित में उनके मन में द्वंद्व ना बढ़ाया जाए। कोई झूठ, अफवाह और शंका संशय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। विपक्ष भी उसमें हम सबको मिलकर मदद करने की आवश्यकता है। मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं, विपक्ष भ्रमित ना करे। सरकार पूरी तरीके से तैयार है अपने पक्ष को रखने के लिए। विपक्ष एनटीए पर ही सवाल उठा रहा है। सारा विषय चर्चा हो जाए ना, हम अपना विषय रखेंगे। आपने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को सुना। एक बड़ी खबर आपको और दे दे, नीट पेपर लीक केस में धर्मेंद्र प्रधान ने स्टूडेंट और अभिभावकों से राय भी मांगी है। सरकार नीट पर जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने स्पष्ट कहा, पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष नीट पर भ्रम ना फैलाए, धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान था। उन्होंने कहा, द कमिटी सीकिंग सजेशंस, व्यूज एंड आइडियाज फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। और साथ ही साथ उन्होंने छात्रों, उनके परिवारजनों को लेकर ये स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से जो ट्वीट किया गया है वो मैं आपके सामने रख रही हूं। उन्होंने राय मांगी है। कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं और तकरीबन हर बुलेटिन में हम चर्चा कर रहे हैं कि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। गेहूं के साथ घुन नहीं पिसना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि जो मेरिटोरियस छात्र हैं वो भी परेशान हैं, जो फ्रॉड हैं, फेक हैं, जो स्कैमस्टर्स हैं, उनके ऊपर अंकुश कैसे लगाए, सरकार ने क्या उसके लिए कोई नीति निर्धारित की है? इधर विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि हमें इस मुद्दे पर चर्चा चाहिए और चर्चा होनी भी चाहिए, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। राहुल गांधी भी अगर कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा कब होगी ये भी तो इंतजार हम भी कर ही रहे हैं कि ये चर्चा कब होगी। समीर जी, छात्रों से, उनके अभिभावकों से सबसे राय मांगी गई और विपक्ष को एक नसीहत दे रहे हैं कि नीट पर कोई भ्रम ना फैलाया जाए। कोई भ्रम फैलाया जा रहा है क्या? देखिए, मुझे लग रहा है जब नीट का पेपर लीक हुआ था उसके बाद सरकार का रुख किस तरीके से था, उसके बाद ही धर्मेंद्र प्रधान का जो बयान आया था, पहली बार जो बनाया था, वो कितना हल्का बयान था और कितना मतलब आराम से उन्होंने उस घटना को लिया था। उसमें उन्होंने तो एनटीए को क्लीन चिट दे दी थी उस बयान के अंदर, पहले एक बयान के अंदर। जब बाद में पूरे देश में बवाल मचा, जब लगा कि लगातार इसके अंदर धरपकड़ हो रही है, बिहार पुलिस कर रही है, पेपर सिर्फ एक जगह से लीक नहीं हुआ है, बहुत जगह से लीक हुआ है, एक गंभीर मामला है, उसके बाद सरकार को होश आया है। उसके बाद आप सीबीआई के हवाले
हवाले करते हो, उसके बाद आप एक और एग्जाम निरस्त कर देते हो, उसके बाद आप कहते हो कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, हम सुनिश्चित करेंगे, उसके बाद आप डीजी को हटा देते हो, उसके बाद एक कमेटी बना देते हो कि जो कमेटी देखेगी इस मामले में क्या होना चाहिए, कैसे परीक्षा लीक पारदर्शी होना चाहिए, कैसे पेपर लीक नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जो धर्मेंद्र प्रधान ने आज बयान दिया है और धर्मेंद्र प्रधान का जो पहला बयान था उसमें कितना फर्क है। अब आप कह रहे हो कि हम अभिभावकों से, छात्रों से उनकी राय लेंगे। यह समय राय लेने का है क्या? जो परीक्षा दे चुके हैं बच्चे, जो सिलेक्ट नहीं हुए, पेपर लीक हुआ है, उसमें आपकी क्या कार्रवाई है? क्या सरकार तैयार है कि पेपर निरस्त करके फिर से पेपर करवाएगी? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहने की स्थिति में है कि हम पेपर निरस्त करवा रहे हैं और फिर से परीक्षा करवाएंगे और एक भी बच्चा जो पढ़ के आया होगा उसके साथ अन्याय नहीं होगा, हम फिर सारी परीक्षा लेंगे? आप वो नहीं कह रहे हो, आप कह रहे हो हम अभिभावकों से राय लेंगे। अभिभावक क्या राय देंगे? बच्चे क्या राय देंगे? बच्चे यही कहेंगे ना, पेपर निरस्त करवाओ, फिर से करवाइए, भविष्य में पेपर लीक ना हो, सरकार इसकी सुनिश्चित व्यवस्था करे। अब आपको रास्ता नहीं सूझ रहा तो आप कह रहे हो हम अभिभावकों की राय लेंगे। राय कब आएगी? कितने लोगों की राय आएगी? सरकार उस पर कब विचार करेगी? सरकार उसकी राय से कितने राय को मानेगी? तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि भाई अब घटना घट गई है तो इसका कैसे हम इसके ऊपर एक लिपापोती कर दें, सरकार का हो गया। सरकार को इस पर तुरंत मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए थी और सरकार को ये आज कहना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को कि संसद का हम 2 दिन का सत्र बढ़ा रहे हैं, विशेष रूप से हम नीट के ऊपर बातचीत करेंगे 2 दिन पूरा। विपक्ष भी बोलेगा, सरकार भी अपनी बात रखेगी। 2 दिन आप बढ़ाइए संसद का सत्र, करिए उसके ऊपर चर्चा, राय तो आती रहेगी। सरकार का क्या रुख पहले ये बताइए आप। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार का ये व्यवहार रहा है उसके कारण ये मामला ज्यादा बिगड़ गया है। दरअसल इसका एक पहलू ये है रागी जी कि ये जो विपक्ष ने जिसे अपना सबसे बड़ा हथियार बना रखा है, युवा, छात्र, देश का भविष्य, नीट पेपर लीक को लेकर लगातार लीड ले रहे थे विपक्ष, राहुल गांधी लीड ले रहे थे। क्या उस लीड को छीनने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान? देखिए, इससे मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष के हाथ में जो औजार है वो कुंद पड़ जाएगा या बोतरा पड़ जाएगा। विपक्ष राजनीति के लिए उतारू है और स्वाभाविक है कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। उसको लग रहा है कि 25 लाख छात्र, उनके साथ यदि हम एक परिवार और एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ दें तो करीब 1.5 करोड़ के आसपास लोग हैं जो कम से कम इससे व्यथित होंगे और वो जो हैं वो उत्तेजित और उद्वेलित हैं इस बात को लेकर के। तो स्वाभाविक है कि विपक्ष इस पर राजनीति करेगा ही करेगा और यही कारण है कि धन्यवाद, सामान्यतः जो परंपरा यही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से सत्ता पक्ष इनिशिएट करती है, बाद में उसको विपक्ष बोलता है, उसके बाद प्रधानमंत्री दोनों सदनों में इसका उत्तर देते हैं। इसी परंपरा का निर्वाह किया जाना चाहिए था। हाँ, मैं समीर जी से बिल्कुल सहमत हूँ, 1 आध दिन और इसमें बात हो सकती थी कि भाई एक सेपरेट जो है वो 2 घंटे का, 4 घंटे का या 10 घंटे का एक नीट पर डिस्कशन ही हो जाए। क्या सरकार इसके लिए भी तैयार है या नहीं है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यदि हो, देखिए मुझे इसमें भी शक है कि विपक्ष वाकई इस मुद्दे की गहराई तक जाना चाहता है, विपक्ष वाकई गंभीरता से इस मुद्दे को डिस्कस करना चाहता है। मुझे नहीं लगता है। विपक्ष राजनीति करना चाहता है और राजनीति उसको सूट करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको अपॉर्चुनिटी दिया है तो स्वाभाविक तौर पे उस राजनीति को वो करना चाहेगी। वो चाहेगी कि जिसको कहते हैं ना कि केतली हमेशा खौलता रहे, जितना रोज प्रदर्शन होते रहेगा, जितना लोग सड़कों पर आते रहेंगे, क्योंकि यदि सदन में चर्चा हो जाती है उस मुद्दे पर तब उसके बाद कांग्रेस पार्टी को कुछ कहने के लिए रह नहीं जाएगा, विपक्ष को कुछ कहने के लिए रह नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार जो है वो कठोर कार्रवाई कर रही है। सीबीआई जो है वो रोज 5, 6, 10 आदमियों को पकड़ रहा है, अरेस्ट कर रहा है और अभी तो सोल्यूशन तो तब भी नहीं मिला है ना। नहीं, मुझे लगता है इसका 2 हिस्सा है, 2 हिस्सा है। मैं भी इससे सहमत हूं कि अभिभावकों और विद्यार्थी इस पर राय देने की क्षमता नहीं रखते हैं। और महत्वपूर्ण बात देखेंगे, महत्वपूर्ण यह है कि एक्सपर्ट कमेटी जो बनी है वही निर्णय दोनों बातों पर दे देती कि भाई जो अभी स्थितियां बनी है उसमें क्या करना चाहिए और आने वाले दिनों में इस प्रकार के लीक नहीं हो उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। ये दोनों राय ये कमेटी और 7 दिन में देने में सक्षम है। 7, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इससे बड़ा कोई ये मुझे नहीं लगता है कि ये कोई रॉकेट साइंस है जिसमें ये बात निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि हमको क्या क्या कहां कहां कमजोरियां हैं, क्या क्या करना है।
ऐसे यूपीएससी इतने और सर, एग्जाम वैसे कराती भी है, केवल कहीं भी ऐसा नहीं एनडीए होता के है। चीफ को बदल देने से समस्या का समाधान तो निकलेगा नहीं। सिस्टम के अंदर खराबी है तो देखिए- आप सिस्टम को बदलेंगे। पूरे देश में इतने लाखों अभ्यर्थी एक साथ परीक्षा देने के लिए बैठते हैं, आपके सिस्टम के अंदर अगर फॉल्ट है तो केवल आप चीफ को बदल देंगे, 60 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बना देंगे, तो ये तो हिला हवाली है। मैं ये पहले दिन से कह रहा हूं कि सिर्फ वही कमी नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जितने ये 4,500 सेंटर होते हैं, 4,500 सेंटर में आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द सेंटर जो है किसी प्राइवेट स्कूल को दिया हुआ है, प्राइवेट सेंटर को दिया हुआ है। अब वहां पर कॉपियों के और प्रश्न पत्र की सुरक्षा, वहां तक ये एजुकेशन माफिया नहीं पहुंच जाए, इसकी गारंटी सुनिश्चित करना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और यदि वो सुनिश्चित हो जाती है, फिर आपने देखा होगा कि जहां से पेपर प्रिंट हो रहा है वहीं से इसको बाहर मार्केट में निकाल दिया जा रहा है। तो प्रिंटिंग प्रेस पर क्या होनी चाहिए, विद्या, अरे बहुत सारे सिस्टम है। तो आज चर्चा कर रहे थे तो हमारे टीम मेंबर एक ये भी बताए थे, इंजन बोगी सिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारी खामियां हैं जो इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन हमारे सांसद, हमारी सरकार और विपक्ष भी इस पर चर्चा को लेकर कितना गंभीर है, वो तो आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे ही कि सदन में इस पूरे मुद्दे पर सारगर्भित चर्चा होती है या नहीं, कोई सोल्यूशन निकलता है या नहीं, या केवल ये बातें चर्चा तक ही सीमित रह जाएंगी और जो छात्र इस वक्त जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो केवल प्रदर्शन करते रह जाएंगे। आज की एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। हेमंत सोरेन को आज बेल मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन जो ईडी के मामले में लगातार हिरासत में थे, गिरफ्तार थे और कस्टडी में थे, उन्हें अब जमानत मिल गई है। जेल से वो बाहर आ गए हैं। एक जेल से बाहर आ गए हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो बेल के लिए लालायित हैं, लेकिन उन्हें बेल नहीं मिल पा रही है। अब कारण जो भी हैं, बिल्कुल सीबीआई वाला मामला तो जो है वो मामले को और गंभीर बना देता है। लेकिन बात हेमंत सोरेन की हो रही है। हर्षवर्धन जी, हेमंत सोरेन एक वो चेहरा जो जेल जाने से पहले जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर वो जेल गए, दूसरी तरफ एक अरविंद केजरीवाल हैं जो जेल के अंदर हैं, अभी भी मुख्यमंत्री के पद पर हैं, इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन हैं जो जेल के अंदर ही रह गए, बाहर प्रचार करने के लिए भी नहीं आए, लेकिन जितनी आदिवासी बेल्ट थी वहां से अपने नेताओं को जिताकर उन्होंने सदन में भेजा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली में क्या हाल हुआ, मैं बहुत ज़्यादा कंपैरिजन पर इस पर नहीं जाना चाह रही, लेकिन ये दो तस्वीर, आप इसका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो जो कर रहे हैं वो भारतीय संसदीय इतिहास में कभी हुआ नहीं, और वो ये कहते हैं कि अगर तुम जनतंत्र को जेल में डालोगे तो हम जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो तुम जनतंत्र को जेल में डालोगे कहते हैं तो वो नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस देश में गिरफ्तार तो कोई एजेंसी कर सकती है, कोई पुलिस बल कर सकता है, कोई भी दबाव बना सकता है, लेकिन जेल भेजने न भेजने, न्यायिक अभिरक्षा में रखने न रखने, पुलिस अभिरक्षा में रखने न रखने, इसका काम न्यायालय करता है। तो इसका मतलब वो न्यायालय पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन भी 8-8, 9-9 सम्मन उन्होंने भी स्किप किया, नहीं वो मानते रहे। फिर अंत में किस तरह से उनके घर में पुलिस गई और वहां किस तरह से रांची में गिरफ्तारी उनकी, वो भी एक अपने आप में कमाल का है। फिर उसके बाद राजभवन गए। लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकल लड़ाई में बदल जाता है, अब सवाल ये है कि क्या स्पीडी ट्रायल होगा, क्या तेजी में जो भी इस मामले का सच है वो जांच होकर सामने आएगी, या राजनीतिक तौर पर अगर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो फिर से सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा संकट यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों में सारी जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई सरकारें बदलने और न बदलने से हो जाती है। अब तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई। हेमंत सोरेन ने भी जमानत पर छूट कराए हैं, और जमानत तो हर किसी को मिलेगी, कोई भी ट्रायल जब चलता रहता है। राहुल गांधी का एक बयान याद करिए जो उन्होंने दिया था, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, हेमंत सोरेन को लेकर जब बात हुई तब उन्होंने क्या कहा था कि देखिए वो आदिवासी समाज से आते हैं इसलिए उनको जमानत नहीं दी जा रही है। और फिर आप नतीजों को देखिए, आदिवासी बेल्ट में उन तमाम ब्लॉक में इंडिया अलायंस के नेता चुनकर आए हैं, जबकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी शिवराज सिंह चौहान को। बिल्कुल नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन राहुल गांधी तो देखिए झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर जाकर रांची में उन्होंने सभा नहीं की, रामलीला मैदान में सभा किया ना उन्होंने, क्यों अरविंद केजरीवाल को क्यों चेहरा बनाया?
एक पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री, एक आदिवासी मुख्यमंत्री, अगर उनको लग रहा है कि आदिवासी होने के नाते नहीं किया तो, और ये सवाल खड़ा होता है, कई लोग कहते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा इसका मतलब वो न्यायालय की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये तो पूछा ही जाता है कि अरविंद केजरीवाल को किस आधार पर चुनाव प्रचार करने के लिए छूट मिल गई, दूसरे लोगों को नहीं मिली। लेकिन ये कहीं मायने नहीं रखेगा। दो ही तरह की लड़ाई होगी, एक पॉलिटिकल लड़ाई जो अभी वहां विधानसभा चुनाव आएंगे, दूसरी लीगल लड़ाई। क्या जमानत मिल गई इसका मतलब भ्रष्टाचार के सारे आरोपों से वो बरी हो गए? फिलहाल ऐसा नहीं लगता है, और एजेंसी ने जिस तरह से पैरवी की है उसमें मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन के लिए बहुत अच्छे दिन फिलहाल नहीं आने वाले हैं। एक छोटा सा सवाल, उसके बाद मैं ब्रेक के लिए जाऊंगी। रागी जी, ये जब हम आदिवासियों के वोट पावर की बात करते हैं, उनके प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तब हमने देखा कि बीजेपी ने चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, उन्हें काम पर लगा दिया। द्रौपदी मुर्मू इस देश के राष्ट्रपति हैं, आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। बीजेपी ने जब ओडिशा के सीएम का ऐलान किया तब उन्होंने मोहन चरण मांझी को चेहरा बनाया। इसके बावजूद आप देखिए ताकत कहां बढ़ती हुई दिखाई देती है आदिवासी समाज। ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन के पीछे, इंडिया अलायंस के पीछे खड़ा दिखाई नहीं, देखिए उड़ीसा में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा किया। हाँ। और वहां पर लोकसभा में भी बहुत अच्छा जीत करके आए, और विधानसभा में तो सरकार ही बन गई एकाएक, जिसकी मतलब सभी वो लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि सरकार बन जाएगी विधानसभा में। लोग ये भी मान करके चल रहे थे कि अभी नवीन पटनायक वहाँ पर रहेंगे, इस बार भर कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक जो अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन का मामला है, दोनों के मामले में थोड़ा अंतर हमको करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल में दो मामले हैं, एक तो पीएमएलए एक्ट का मामला है और दूसरा करप्शन का मामला है। करप्शन का मामला जो है वो सीबीआई डील कर रही है, और पीएमएलए एक्ट का मामला जो है वो ईडी कर रही है। हेमंत सोरेन के और यहाँ पर जो मनी ट्रेल का मामला है वो अभी तक ईडी कह रही है कि हमें मिल गया है, वो कह रहे हैं कि नहीं है, आपने आज तक कुछ भी नहीं बताया है। इनके मामले में बहुत साफ साफ है कि डिफेंस के लैंड को इन्होंने फ्रॉड तरीके से अपने हिस्से को बनाया। ये बात बहुत साफ है, ये दस्तावेज प्रमाण के तौर पर है। इसलिए यदि बेल मिल भी जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बेल के बावजूद भी हो सकता है कि यदि स्पीडी ट्रायल हुआ तो ट्रायल कोर्ट में ये इनको सीधे वहां से ये जेल भी जा सकते हैं। तो दूसरी बात जो राजनीतिक लड़ाई है, हाँ। मुझे लगता है कि राजनीतिक लड़ाई में देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है मरल पूत के बड़े बड़े आंख, यानी जो मर जाता है ना उसको कहा देखिए ना उसकी आंखें बड़ी बड़ी अच्छी थी। तो हमारे यहाँ होता गया ना विक्टिमहुड, एक बार आदमी कितना भी बदमाश हो, यदि उसको गोली मार दीजिए ना तो देखिएगा सिंपैथी उसके लिए आकर के खड़ी हो जाती है। बहुत तेरे लोग बोलने वाले हैं। वैसे ही भ्रष्टाचार जो है, लेकिन राहुल गांधी जो बात कह रहे थे, राहुल गांधी बात कर रहे थे, क्योंकि वो आदिवासी हैं इसलिए उन्हें बेल नहीं मिल रही है। बेल मिलती है, कानूनी प्रक्रिया से बेल मिलती है।